दोस्तों आज मैं आपको द थर्ड लेवल कहानी सुनाऊंगा जिसे लिखा है जैक फिनी ने। यह कहानी चार्ली नाम के एक इंसान की है। चार्ली अपनी ज़िंदगी से ना बड़ा परेशान है। ज़माना मॉडर्न हो गया है और इंसान अंदर से खोखला होता जा रहा है। उसके अंदर खुशी नहीं है। तो एक दिन क्या होता है, चार्ली अपनी परेशानियों से दूर भागने के लिए इमेजिनेशन करता है। हम लोग भी कई बार इमेजिनेशन करते हैं, किसी सॉन्ग वगैरह में अपने आप को इमेजिन करने लगते हैं और खुश हो जाते हैं, रियलिटी से भागने की कोशिश करते हैं। तो चार्ली भी इमेजिनेशन करता है और इमेजिनेशन करते हुए वो बहुत पहले के ज़माने में 1894 के टाइम पे पहुंच जाता है। अब 1894 में ना कोई वर्ल्ड वॉर हुआ था, ना ज़माना मॉडर्न था, भाग दौड़ भरी ज़िंदगी थी नहीं उस टाइम पे, बड़ा सुकून, बड़ी शांति थी। बेसिकली चार्ली ने टाइम ट्रैवल किया था। इमेजिनेशन में वो वक्त से बहुत पहले 1984 में पहुंच गया था। अच्छा, कहानी का नाम है द थर्ड लेवल। लेवल से यहाँ पर मतलब है फ्लोर, थर्ड फ्लोर। देखो, एक स्टेशन है ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन, और इस स्टेशन के ना दो ही फ्लोर्स बने हुए हैं। लेकिन जब चार्ली अपनी इमेजिनेशन में डूब जाता है, इमेजिनेशन करने लगता है, तो अपनी इमेजिनेशन में ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन का थर्ड लेवल यानी थर्ड फ्लोर को इमेजिन कर लेता है। रियलिटी में कोई थर्ड लेवल नहीं है। ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन के सिर्फ दो ही फ्लोर्स हैं, लेकिन इमेजिन तो आप कुछ भी कर सकते हो। तो चार्ली ने क्या इमेजिन करा? थर्ड लेवल इमेजिन करा, थर्ड फ्लोर इमेजिन करा ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन का। और इसी थर्ड लेवल से, इसी थर्ड फ्लोर से वो टाइम ट्रैवल करता है और 1894 की दुनिया में पहुंच जाता है। कहानी बहुत ही आसान है, थोड़ा सा कन्फ्यूजन टाइम ट्रैवल की वजह से होता है। आपका सारा कन्फ्यूजन मैं क्लियर करूंगा। आप सभी का इंग्लिश फॉर ऑल यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। चलिए शुरू करते हैं। ऑफिशियली लोग कहते हैं कि ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन के सिर्फ दो ही लेवल्स हैं, बस दो ही तो फ्लोर्स हैं। यहाँ तक कि न्यूयॉर्क सेंट्रल और न्यूयॉर्क न्यू हेवन एंड हार्टफोर्ड रेल रोड्स के प्रेसिडेंट्स भी टाइम टेबल्स के एक ढेर पर कसम खाकर ये कहेंगे कि सिर्फ दो ही फ्लोर्स हैं। कुल मिलाकर ये कहना चाह रहे हैं कि सब लोगों का ये मानना है कि दो ही फ्लोर्स हैं। जो वहाँ पर ऑफिशियल्स काम कर रहे हैं ना रेल रोड के ऊपर, उनका भी यही मानना है कि दो ही फ्लोर्स हैं। उनसे बेहतर तो कोई जानता नहीं है। वो भी कसम खाकर कह सकते हैं कि दो ही फ्लोर्स हैं। लेकिन मैं मानता हूँ कि थर्ड लेवल भी है, थर्ड फ्लोर भी है, क्योंकि मैं खुद तीसरे फ्लोर पर गया था। और मैं थर्ड लेवल की बात अपने एक साइकेट्रिस्ट दोस्त को बताता हूँ। साइकेट्रिस्ट वो डॉक्टर होता है जो दिमाग का इलाज करता है। तो मेरे साइकेट्रिस्ट दोस्त ने मुझे बताया कि तुम जागते हुए सपना देख रहे हो। ये सिर्फ तुम इमेजिनेशन कर रहे हो, सपना देख रहे हो, ख्याली पुलाव बना रहे हो। कोई भी थर्ड लेवल वहाँ पर नहीं है। और ऐसा तुम इसलिए कर रहे हो क्योंकि तुम अपनी ज़िंदगी से खुश नहीं हो, तुम अपनी ज़िंदगी से परेशान हो और अपनी ज़िंदगी से स्केप करना चाहते हो, रियलिटी से भागना चाहते हो। तभी तुम दिन में सपना देख रहे हो, इमेजिनेशन कर रहे हो। मेरी वाइफ को डॉक्टर की ये बात थोड़ी बुरी लगती है, पर डॉक्टर ने समझाया है कि मैं तुम्हें पर्सनली अनहैप्पी नहीं कह रहा हूँ। भाई, ज़माना ही ऐसा है, इसमें तुम्हारी कोई गलती है ही नहीं यार। आजकल का मॉडर्न ज़माना ही ऐसा है, ज़िंदगियों में इतना स्ट्रेस है, तो ज़िंदगी बस ऐसी ही चल रही है सबकी। तो परेशान तुम अकेले नहीं हो, ये ज़माना ही परेशान है। और इसलिए तुम रियलिटी से भागना चाहते हो और इमेजिनेशन कर रहे हो। लेकिन मैंने सोचा कि ऐसा कौन है जो एस्केप नहीं करना चाहता, जो रियलिटी से भागना नहीं चाहता। स्ट्रेस तो हर किसी की ज़िंदगी में है, हर कोई रियलिटी से भागना चाहता है। मैं जितने भी लोगों को जानता हूँ, हर कोई एस्केप करना चाहता है, हर कोई परेशान है अपनी ज़िंदगी से। लेकिन उनमें से कोई भी ऐसा इंसान नहीं है जिसे ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन के ऊपर थर्ड लेवल मिला हो। हर कोई स्केप करना चाहता है, हर कोई परेशान है, लेकिन ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन के ऊपर थर्ड लेवल तो मुझे ही मिला ना, और किसी को तो मिला नहीं। लेकिन डॉक्टर ने तो मुझसे यही कहा कि मैं रियलिटी से भाग रहा हूँ, अपनी ज़िंदगी से परेशान हूँ, इसी वजह से मुझे थर्ड लेवल दिख रहा है। और मेरे फ्रेंड्स भी डॉक्टर से एग्री करते हैं। उन लोगों ने कहा कि हर चीज़ इसी बात की तरफ इशारा करती है कि मैं अनहैप्पी हूँ, परेशान हूँ और रियलिटी से भागना चाहता हूँ। जैसे फॉर एग्जांपल मेरा स्टैम्प कलेक्ट करना। मैं स्टैम्प को कलेक्ट करता हूँ और ये एक टेम्परेरी रिफ्यूज फ्रॉम रियलिटी है। आसान शब्दों में इसका मतलब ये है कि स्टैम्प कलेक्ट करके मैं थोड़े टाइम के लिए रियलिटी से बचता हूँ, रियलिटी से भागता हूँ। मैं स्टैम्प को इसलिए कलेक्ट करता हूँ ताकि मेरा ध्यान भटक जाए और रियलिटी से मैं थोड़ा दूर हो जाऊँ। लेकिन मेरे ग्रैंडफादर को तो रियलिटी से भागने की कोई भी ज़रूरत नहीं थी। जहाँ तक मैंने सुना है कि वो ज़माना बहुत अच्छा हुआ करता था, बड़ा सुकून था उस टाइम पर। लेकिन मेरे ग्रैंडफादर ने ही मेरी स्टैम्प कलेक्शन शुरू की थी। तो मेरे ग्रैंडफादर भी स्टैम्प कलेक्ट किया करते थे, उन्हें तो कोई परेशानी नहीं थी, वो तो रियलिटी से नहीं भागना चाहते थे। तो भला कैसे स्टैम्प कलेक्शन रियलिटी से भागने का कोई ज़रिया हो सकता है? और मेरे पास में बहुत बढ़िया कलेक्शन है स्टैम्प्स की। लगभग हर यूएस स्टैम्प इशू के 4 के ब्लॉक्स, फर्स्ट डे कवर्स और इसी तरह के और भी बेहतरीन चीज़ें। तो बहुत बढ़िया मैंने कलेक्शन बना रखा है अपना।
और मैं अकेला नहीं हूँ जो स्टैम्प कलेक्ट करता हूँ, प्रेसिडेंट रूजवेल्ट भी स्टैम्प को कलेक्ट करते थे। इतनी बड़ी बड़ी शख्सियतें भी स्टैम्प को कलेक्ट करती हैं, मैं अकेला नहीं करता हूँ। खैर जाने दो, अब तो मैं बताता हूँ कि आखिर ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन पर हुआ क्या था। पिछली गर्मियों की बात है, मैं ऑफिस में देर तक काम कर रहा था और रात को काफ़ी देर हो गई थी, तो मैं जल्द से जल्द अपने अपार्टमेंट अपटाउन पहुँचना चाहता था। अपटाउन मेरा अपार्टमेंट है। देर तक मैं काम कर रहा था, देर हो गई थी, तो मैं जल्दी से जल्दी चाहता था कि अपने घर पहुँच जाऊँ। और इसलिए मैंने डिसाइड किया कि मैं ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन से सबवे लूँ। सबवे का मतलब होता है मेट्रो, जो ज़मीन के नीचे चलती है ना, रेल, उसको कहते हैं। अब मैंने क्यों डिसाइड किया सबवे से जाना है, क्योंकि बस से अगर मैं जाता तो ज़्यादा टाइम लगता, सबवे से जाऊंगा तो थोड़ा कम टाइम लगेगा। तो मैंने डिसाइड किया कि ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन से मेट्रो पकड़ लूँगा। और इसलिए मैं पहुंच गया ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन पर। अब वहाँ जो कुछ भी मेरे साथ में हुआ, मुझे नहीं पता कि मेरे साथ में ऐसा क्यों हुआ। मैं तो अपनी ट्रेन पकड़ने गया था, लेकिन मेरे साथ जो कुछ हुआ पता नहीं क्यों हुआ। मैं तो बस एक मामूली आम आदमी हूँ जिसका नाम चार्ली है और उम्र 31 साल है। मैंने एक हल्का ब्राउन गैबर्डीन सूट पहना हुआ था और एक स्ट्रॉ हैट जिसमें फैंसी बैंड लगा हुआ था। आप देख सकते हैं मेरे कपड़ों को, मैं हल्का ब्राउन गैबर्डाइन सूट पहना हुआ हूँ और एक स्ट्रॉ हैट है जिसमें फैंसी बैंड लगा हुआ था। और मैंने स्टेशन पर ऐसे लगभग 12 आदमियों को क्रॉस किया जो बिल्कुल मेरे जैसे लग रहे थे। और वहाँ पर ना मैं किसी चीज़ से भागने की कोशिश नहीं कर रहा था, जैसे डॉक्टर ने मुझे बताया कि मैं रियलिटी से भागना चाह रहा हूँ, मैं बहुत परेशान हूँ, ऐसा तो कुछ भी नहीं था। मैं तो किसी रियलिटी से नहीं भाग रहा था, मैं तो बस अपने घर जाने की कोशिश कर रहा था। मैं वैंडरबिल्ट एवेन्यू से ग्रैंड सेंट्रल के अंदर मुड़ गया, ये जगह का नाम है, और सीढ़ियाँ नीचे उतरकर मैं फर्स्ट लेवल पर गया। फर्स्ट लेवल पर जहाँ पर 20वीं सेंचुरी जैसी ट्रेन्स मिलती हैं। फिर मैं और नीचे गया और नीचे गया, सीढ़ियाँ उतरी मैंने और सेकंड लेवल पर चला गया। सेकंड लेवल पर सबर्बन ट्रेन्स यानी शहर के आसपास चलने वाली ट्रेन्स निकलती हैं वहाँ से। सेकंड फ्लोर पर शहर के आसपास चलने वाली ट्रेन्स मिलती हैं। और फिर क्या हुआ, एक कर्व डोर से झुककर मैं सबवे की तरफ गया। दोस्तों, एक गेट है झुका हुआ कर्व्ड, और वो गेट सबवे की तरफ जाता है। सबवे का मतलब मैंने आपको बताया, अंडरग्राउंड ट्रेन सिस्टम। जैसे दिल्ली मेट्रो है ना, ज़मीन के नीचे मेट्रो चलती है। तो मैं उस गेट से गया और उस गेट से जाके मैं खो गया। पता नहीं ऐसा क्या हुआ, उस गेट से जाते ही मैं खो गया। और ये काम बहुत ही आसानी से हो जाता है। यहाँ पर नरेटर आपको ये बताना चाह रहे हैं कि ये पहली बार नहीं हुआ, कई बार ऐसा हो चुका है और बड़ी आसानी से ये काम हो जाता है। हर बार बहुत ही आसानी से मुझे नए डोरवे, सीढ़ियाँ और कॉरिडोर्स मिल जाते हैं। मैं ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन पर सैकड़ों बार जा चुका हूँ और मुझे हमेशा नए डोरवे, सीढ़ियाँ और कॉरिडोर्स मिल जाते हैं बड़ी आसानी से। जब भी मैं जाता हूँ तो नया दरवाज़ा, नए कॉरिडोर्स, नई सीढ़ियाँ मुझे मिल जाती हैं। एक बार की बात है, मैं लगभग 1 मील लंबी टनल में चला गया था और जब उस टनल से बाहर निकला ना, तो द रोजवेल्ट होटल की लॉबी में पहुंच गया था। और एक बार तो मैं ऑफिस की बिल्डिंग में निकला जो 46 स्ट्रीट पर थी, और वो बिल्डिंग 3 ब्लॉक्स दूर थी। तो यहाँ आपको बता रहे हैं कि ये पहली बार नहीं हुआ है, कई बार हो चुका है। कई बार होटल की लॉबी में निकलता हूँ, कई बार किसी ऑफिस की बिल्डिंग में निकल जाता हूँ। और कभी कभी तो मुझे ऐसा लगता है कि ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन एक पेड़ की तरह ग्रो कर रहा है, क्योंकि इसमें नए नए कॉरिडोर्स, नई नई सीढ़ियाँ आ जाती हैं। जिस तरह से पेड़ होता है ना, पेड़ में नई ब्रांचेस आती हैं, नई पत्तियां आने लगती हैं, बिल्कुल वैसे ही ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन का भी हाल है। यहाँ पर हर बार कोई नया कॉरिडोर, नई सीढ़ियाँ, नए डोरवेज आ जाते हैं। शायद इस स्टेशन पर कोई लंबी टनल है जिसके बारे में किसी को नहीं पता। एक ऐसी टनल जो अभी शहर के नीचे अपना रास्ता बना रही है, जो टाइम्स स्क्वायर की तरफ जा रही है। दोस्तों, टाइम्स स्क्वायर एक जगह का नाम है, तो मुझे लगता है कि वो बहुत बड़ी सी जो टनल है जिसके बारे में किसी को नहीं पता, वो शहर के नीचे 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 होती हुई जा रही है टाइम्स स्क्वायर की तरफ। और शायद एक और टनल है जो कि सेंट्रल पार्क की तरफ जा रही है। तो हो सकता है 2 टनल्स हैं, एक टाइम्स स्क्वायर की तरफ जा रही है और दूसरी सेंट्रल पार्क की तरफ जा रही है। और इन टनल्स के बारे में किसी को कुछ नहीं पता, शायद ऐसा हो सकता है। और इसीलिए शायद ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन ना बहुत सालों से लोगों के लिए स्केप करने की जगह रही है। लोग यहाँ पर आते हैं स्केप करने के लिए। लोगों के पास में अपने टेंशन्स हैं, प्रॉब्लम्स हैं और स्ट्रेस है, तो उस सबसे बचने के लिए वो यहाँ पर आ रहे हैं और स्केप कर रहे हैं। और शायद इसी वजह से वो टनल जिसमें मैं गया था, दोस्तों ये सेंटेंस अधूरा है, ये एक थॉट है नरेटर का। वो ऐसा सोच रहे हैं कि शायद जो टनल उसे मिली थी ना नरेटर को, वो टनल भी इसी वजह से थी वहाँ पर, क्योंकि नरेटर भी स्केप करना चाहते थे, रियलिटी से भागना चाहते थे। शायद उन्होंने वो टनल इमेजिन करी थी ताकि रियलिटी से भाग सकें।
इस तरह से वो सोच रहे हैं, लेकिन उनका थॉट अधूरा रह गया, सेंटेंस अधूरा है। और वो आगे कहते हैं कि अपने इस आइडिया को मैंने अपने साइकेट्रिस्ट दोस्त को कभी नहीं बताया। कौन सा आइडिया था नरेटर का? कि लोग ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन के ऊपर जाते हैं अपने प्रॉब्लम्स, अपनी टेंशन और अपने स्ट्रेस से बचने के लिए, स्केप करने के लिए, रियलिटी से भागने के लिए, और इमेजिन करते हैं टनल को। तो ये आइडिया उन्होंने अपने साइकेट्रिस्ट दोस्त को कभी नहीं बताया। नरेटर आगे बताते हैं कि जिस कॉरिडोर में मैं गया था ना, वो लेफ्ट तरफ मुड़ने लगा था और नीचे की तरफ झुकने लगा, और मुझे लगा कि यह गलत है, कुछ गड़बड़ है यहाँ पर, कुछ ऐसा है जो सही नहीं है। कॉरिडोर तो इस तरह का नहीं होता। लेकिन फिर भी मैं चलता रहा। मुझे अपने कदमों की खाली आवाज़ सुनाई दे रही थी। वहाँ पर और कोई इंसान नहीं था मेरे सिवा। फिर मैंने आगे ना एक खोखली सी गूंज सुनी, एक ऐसी आवाज़ सुनी जिससे पता लग रहा था कि ये टनल ख़त्म होने वाली है। उस खोखली आवाज़ से पता लग रहा था कि आगे खुला हुआ स्पेस है और लोग बात कर रहे हैं, मतलब टनल ख़त्म होने वाली है। और दोस्तों, टनल अचानक से तेज़ लेफ्ट की तरफ मुड़ गया और मैं कुछ सीढ़ियाँ उतरकर ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन के 3rd लेवल पर पहुँच गया। एक पल के लिए तो मुझे लगा कि मैं वापस 2nd लेवल पर आ गया हूँ, लेकिन फिर मैंने देखा कि रूम छोटा था और टिकट विंडोज़ और ट्रेन गेट्स कम थे। तो यहाँ पर बेसिकली नरेटर के साथ हुआ क्या है कि वो 2nd लेवल पर थे, उन्हें एक दरवाज़ा दिखा, झुका हुआ, कर्व्ड, उसमें वो गए, एक टनल स्टार्ट हो गई। टनल बहुत अजीब सी थी, इधर उधर मुड़ रही थी वो, और फिर वो एकदम से कहाँ पहुँच गए? 3rd लेवल के ऊपर पहुँच गए। और फिर उस 3rd लेवल पर मैंने देखा कि जो इन्फॉर्मेशन बूथ था बीच में, वो लकड़ी का था और पुराना लग रहा था। और बूथ में जो आदमी था उसने ग्रीन आई शेड और लंबे ब्लैक स्लीव प्रोटेक्टर्स पहने हुए थे। वहाँ पर लाइट्स बहुत हल्की थीं, डिम थीं और झिलमिल झिलमिल कर रही थीं। और फिर मुझे समझ में आ गया कि क्यों लाइट्स हल्की हैं और क्यों झिलमिल कर रही हैं ये, क्योंकि वो ओपन फ्लेम गैस लाइट्स थीं। ओपन फ्लेम गैस लाइट्स बहुत पुराने ज़माने की लाइट्स होती थीं। ये इलेक्ट्रिसिटी से नहीं बल्कि गैस से जलती थीं। तो ये वाली पुराने ज़माने की लाइट्स उस स्टेशन के ऊपर लगी हुई थीं, तभी बहुत हल्की जल रही थी और झिलमिल झिलमिल कर रही थीं। फ्लोर पर ब्रास यानी पीतल के स्पटून्स रखे हुए थे। स्पटून्स यानी थूकदान, जिसमें थूकते हैं। और स्टेशन के दूसरी तरफ ने एक चमक हुई जिसने मेरा ध्यान खींच लिया। वहाँ पर एक आदमी था जो कोट के अंदर वाली जेब से गोल्ड की वॉच निकाल रहा था। उसने अपनी घड़ी का कवर झट से खोला, घड़ी पर एक नज़र डाली और उसका चेहरा सिकुड़ गया। मतलब टाइम देखकर ना वो आदमी परेशान हो गया। उसने डर्बी हैट पहनी हुई थी और एक ब्लैक 4 बटन वाला सूट जिसके छोटे छोटे कॉलर के किनारे थे, और उसकी बड़ी काली मुड़ी हुई मूछ थी। फिर मैंने इधर उधर देखा और पाया कि यहाँ पर तो सभी लोग 1890 के आसपास के ज़माने जैसे कपड़े पहने हुए थे। सभी लोगों ने बहुत पुराना फैशन कर रखा था। मैंने अपनी ज़िंदगी में कभी इतनी दाढ़ियाँ, इतने साइड बन्स और इतनी फैंसी मूछें कभी नहीं देखी थी। हर किसी ने अपने बालों को बढ़ा रखा था, बड़ी बड़ी दाढ़ियाँ रख रखी थीं, कान के पास उनके बाल बड़े हुए थे और मूछें थीं बड़ी बड़ी। तो पुराने ज़माने का फैशन था वहाँ पे 1890 का। एक औरत थी जो ट्रेन गेट से अंदर आई। उसने ऐसी ड्रेस पहनी हुई थी जिसमें लेग ऑफ मटन स्लीव्स थे। लेग ऑफ मटन स्लीव्स मतलब जिसमें जो स्लीव्स होते हैं ना वो फूली हुई होती हैं, जैसा आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पर। तो वो पहनी हुई थी और स्कर्ट उसके हाई बटन शूज़ के ऊपर तक आ रही थी। और उस लड़की के पीछे ट्रेन की पटरी पर मैंने एक झलक देखी लोकोमोटिव की। लोकोमोटिव यानी पुराने ज़माने का ट्रेन इंजन। ये पुराने ज़माने का एक छोटा सा ट्रेडिशनल स्टीम इंजन था, और उस इंजन में ना एक चिमनी जैसी पाइप लगी हुई थी, और वो पाइप ऊपर से तो चौड़ी थी और नीचे से पतली थी। और तब मुझे समझ में आ गया कि मैं पुराने ज़माने में चला गया हूँ। यह आज का ज़माना नहीं है, यहाँ पर सब कुछ पुराना है। अपने डाउट को पक्का करने के लिए मैं एक अखबार बेचने वाले लड़के के पास में गया और उसके पैरों के पास रखे अखबारों के ढेर पर मैंने एक नज़र डाली। वो अखबार द वर्ल्ड था, और द वर्ल्ड अखबार तो कई सालों से पब्लिश ही नहीं हो रहा, आ ही नहीं रहा मार्केट में। उस अखबार की मेन न्यूज़ में प्रेसिडेंट क्लेवलैंड के बारे में कुछ लिखा हुआ था। बाद में मैंने वही फ्रंट पेज पब्लिक लाइब्रेरी के रिकॉर्ड्स में भी ढूंढ लिया। बाद में मैं पब्लिक लाइब्रेरी में गया और वही फ्रंट पेज ढूंढ निकाला। वो अखबार 11 जून 1894 को प्रिंट हुआ था। तो उस अखबार से मुझे कंफर्म हो गया था कि ये बहुत पुराना ज़माना है, 1894 का ज़माना है। अब मैं टिकट विंडोज़ की तरफ मुड़ गया। मुझे लगता था कि ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन के 3rd लेवल पर मैं ऐसे टिकट्स को ख़रीद सकता हूँ जो मुझे और मेरी वाइफ लुइसा को यूनाइटेड स्टेट्स में कहीं पर भी ले जा सकते हैं। मैं ट्रेन से कहीं पर भी जा सकता हूँ यूनाइटेड स्टेट्स में, जहाँ कहीं पर भी हम जाना चाहें जा सकते हैं टिकट ख़रीद के, साल 1894 में। दोस्तों, यहाँ पर नरेटर आपको ये बता रहे हैं कि इमेजिनरी वर्ल्ड है, और इस इमेजिनरी दुनिया में मैं जहाँ चाहूँ वहाँ जा सकता था।
कहीं का भी टिकट ले सकता था, पूरे यूनाइटेड स्टेट्स में कहीं पर भी मैं घूम सकता था। इमेजिनेशन में तो आप कहीं पर भी जा सकते हो ना। तो मुझे 2 टिकट्स चाहिए थे गेल्सबर्ग इलिनॉय के लिए। ये एक जगह का नाम है जहाँ मैं जाना चाहता था। क्या तुम कभी इस जगह पर गए हो? अरे वो अभी भी एक बहुत खूबसूरत शहर है जहाँ बड़े बड़े पुराने घर हैं, बड़े बड़े लॉन्स हैं और बहुत बड़े बड़े पेड़ हैं वहाँ पर। इतने बड़े पेड़ हैं कि उन पेड़ों की ब्रांचेस ना इतनी बड़ी हो जाती हैं कि सड़क तक आ जाती हैं, और सड़क पर एक छत जैसी हो जाती हैं पेड़ों की ब्रांचेस। और 1894 में गर्मियों की शामें तो 2 गुना लंबी हो जाती थीं। मतलब टाइम बहुत अच्छी तरह से कटता था, बड़ा सुकून से कटता था। शामें 2 गुना लंबी हो जाती थीं और लोग अपने लॉन्स पर बैठते थे, चिल करते थे आराम से। आदमी सिगार पीते हुए आराम से बातें करते थे और औरतें पाम लीफ के पंखे हिलाती थीं और आसपास जुगनू चमक रहे होते थे। बहुत ही सुकून, बहुत ही शांति होती थी। वो दौर वर्ल्ड वॉर फर्स्ट से अभी 20 साल दूर था और वर्ल्ड वॉर सेकेंड से 40 साल से भी ज़्यादा दूर। तो दुनिया ने अभी वर्ल्ड वॉर जैसा कुछ देखा ही नहीं था। बड़ा सुकून था, बड़ी शांति थी दुनिया में। कोई लड़ाई झगड़ा खून खराबा था ही नहीं उस टाइम पे। तो दोस्तों, यहाँ पर राइटर ने आपको गेल्सबर्ग के बारे में बताया है कि कितनी खूबसूरत जगह थी वो, और 1894 में कितना सुकून था वहाँ पर। और मुझे टिकट काउंटर पर खड़े होकर उसी दुनिया के 2 टिकट चाहिए थे। क्लर्क ने किराया कैलकुलेट किया और उसने मेरी फैंसी हेडबैंड पर एक नज़र डाली। दोस्तों, मेरे पास में 2 वन वे कोच टिकट्स के लिए काफ़ी पैसे थे। कहने का मतलब ये है कि मैं आराम से टिकट्स को ख़रीद सकता था। लेकिन जब मैंने पैसे गिनकर क्लर्क को दिए और ऊपर देखा तो क्लर्क मुझे घूर रहा था। क्लर्क ने नोट की तरफ इशारा किया और बोला, ये पैसे नहीं हैं मिस्टर, और अगर तुम मुझे बेवकूफ़ बनाने की कोशिश कर रहे हो तो तुम ज़्यादा दूर नहीं जा पाओगे। क्लर्क ने अपने पास वाली कैश ड्रॉअर की तरफ देखा। अब जाहिर है कि वो दौर अलग था और उस दौर में नोट भी अलग ही होंगे। वो पैसे पुराने ज़माने के नोट्स थे जो आज के पैसों के हिसाब से लगभग 1.5 गुना बड़े और अलग दिखने वाले थे। जैसे फॉर एग्जांपल आज की डेट में हमारा जो 500 का नोट है, अगर आप टाइम ट्रैवल करके इससे पहले चले गए और आपने ये 500 का नोट चलाने की कोशिश करी तो कुछ भी नहीं खरीद पाओगे, उल्टा आपको डांट पड़ेगी, जेल भी हो सकती है। बिल्कुल वैसे ही नरेटर के साथ में हो रहा है यहाँ पे। तो मैं तुरंत मुड़ गया और जल्दी से वहाँ से निकल गया। जेल में कुछ भी अच्छा नहीं होता, चाहे वो 1894 की जेल ही क्यों ना हो। मतलब बता रहे हैं कि पुराना ज़माना बहुत अच्छा था 1894 का, लेकिन जेल तो उस वक्त भी बहुत ख़राब थी। जेल तो किसी भी ज़माने की सही नहीं रही है। तो मैं जल्दी से वहाँ से पतली गली से भागा और बस बात ख़त्म हो गई। मैं शायद उसी रास्ते से वापस आ गया जिससे मैं गया था। अगले दिन लंच टाइम में मैंने बैंक से $300 निकाले। हमारे पास में कुल मिलाकर लगभग इतने ही पैसे थे, जितनी भी मेरी जमा पूंजी थी मैंने बैंक से निकाल ली, $300। और उन पैसों से मैंने पुराने स्टाइल्स के नोट ख़रीदे। और ऐसा करते हुए मेरा जो साइकेट्रिस्ट दोस्त था ना, वो काफ़ी परेशान हो गया था मुझे पुराने नोट ख़रीदता देख। परेशान हो गया था कि मैं क्यों इतने सारे पुराने नोट ख़रीद रहा हूँ। तुम लगभग किसी भी कॉइन डीलर से पुराने पैसे ख़रीद सकते हो, लेकिन उसके लिए थोड़ा एक्स्ट्रा पैसे देना होता है। जब आप नए नोट देकर पुराने लेते हो तो आपको थोड़ा एक्स्ट्रा पैसे देने पड़ते हैं उसके। तो मेरे $300 से 200 से भी कम पुराने नोट्स मुझे मिले। पैसे मुझे कम मिले लेकिन फिर भी मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ा, क्योंकि पुराना ज़माना तो सस्ता है। आप अगर वक्त से पीछे जाओगे तो सारी चीज़ें सस्ती थी उस टाइम पे। तो पैसे कम मिलने के बावजूद भी मुझे फ़र्क नहीं पड़ा। 1894 के ज़माने में 12 अंडे सिर्फ 13 सेंट्स के मिलते थे, तो ज़माना काफ़ी सस्ता था वो। अब पुराने नोट मैंने ख़रीद तो लिए थे, लेकिन मुझे फिर कभी वो कॉरिडोर नहीं मिला जो ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन के 3rd लेवल तक ले जाता है। मैंने काफ़ी बार कोशिश की लेकिन मुझे 3rd लेवल मिला ही नहीं उसके बाद। जब मैंने अपनी वाइफ लॉइसा को ये सारी बातें बताईं तो वो काफ़ी परेशान हो गई और वो नहीं चाहती थी कि मैं 3rd लेवल को और ढूंढूं। तो इसलिए कुछ टाइम के बाद में अपने वाइफ के कहने पर मैंने 3rd लेवल को ढूंढना बंद ही कर दिया। ज़िंदगी में आगे बढ़ गया, 3rd लेवल को भूल गया, मैं ढूंढना बंद कर दिया और मैं वापस अपनी स्टैम्प्स कलेक्शन पर ध्यान देने लगा। लेकिन अब कुछ ऐसा हुआ कि मैं और मेरी वाइफ लॉइजा, हम दोनों हर वीकेंड पर 3rd लेवल को ढूंढते हैं, क्योंकि अब हमारे पास में एक प्रूफ लगा है कि 3rd लेवल अभी भी एग्जिस्ट करता है, 3rd लेवल रियलिटी है, 3rd लेवल सचमुच है। ऐसा कुछ प्रूफ हम दोनों के हाथ में लगा। अब ऐसा क्या प्रूफ हमारे हाथ में लगा है कि मेरी वाइफ लॉइजा को भी यकीन हो गया कि 3rd लेवल है? मुझे तो था ही। ये मैं आपको अभी थोड़ी देर में बताऊंगा, ज़रा सब्र करिए, सब कुछ क्लियर होगा आपको। पहले मेरे दोस्त सैम के बारे में सुनिए। मेरा एक दोस्त है सैम वीनर, और वो गायब हो गया, अचानक गायब हो गया।
किसी को नहीं पता था कि वो कहाँ गया, कहाँ गायब हुआ। लेकिन मुझे थोड़ा सा डाउट था, मैं शायद जानता था कि वो कहाँ गया होगा। सैम एक सिटी बॉय था, शहर में रहता था, वो गांव का उसको कुछ अता पता नहीं था, और मैं उसे गेल्सबर्ग के बारे में बताता था। गेल्सबर्ग में मैं स्कूल गया था, और सैम हमेशा मुझसे कहता था कि वो जगह बहुत अच्छी लगती है सुनने में। तो मेरे हिसाब से शायद वो वहीं गया होगा, क्योंकि उसे वो जगह बहुत अच्छी लगती थी सुनने में। वो गया होगा गेल्सबर्ग में 1894 में। अब ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ कि 1894 में गया होगा गेल्सबर्ग में, ज़रा मेरी बात सुनिए। एक रात की बात है, अपनी स्टैम्प कलेक्शन के साथ उलझते हुए मुझे कुछ मिला। अच्छा, पहले तो मुझे ये बताओ कि क्या तुम जानते हो कि फर्स्ट डे कवर क्या होता है? पहले ये समझो कि फर्स्ट डे कवर क्या होता है, उसके बाद में मैं अपनी कहानी आपको बताऊंगा। जब भी कभी कोई नई स्टैम्प इशू होती है ना, तो जो लोग इस स्टैम्प को कलेक्ट करते हैं, जो स्टैम्प कलेक्टर्स होते हैं, वो कुछ स्टैम्प्स खरीदते हैं नई नई। जैसे ही मार्केट में आती हैं तो नई नई स्टैम्प्स को ख़रीद लेते हैं, और फिर उन स्टैम्प से एनवेलप को भेजते हैं अपने आप को। बिल्कुल पहले ही दिन होता है ये सारा काम, स्टैम्प्स आती हैं, ख़रीदते हैं, और एनवेलप के ऊपर चिपका के ख़ुद को ही भेजते हैं। और पोस्ट मार्क यानी डाक की मोहर उस दिन की डेट बता देती है। जब मोहर लगती है तो बता देती है कि चिट्ठी किस दिन की थी, कौन सी तारीख की थी। मतलब आपको पता लग जाता है कि वो स्टैम्प कौन सी डेट की है, वो चिट्ठी कौन सी डेट पर लिखी गई थी। और उसी एनवेलप को फर्स्ट डे कवर कहते हैं। बात आ रही है आपके समझ में? नई स्टैम्प मार्केट में आई, पहले दिन ही ख़रीद ली, एनवेलप पे लगाई, तो वो हो गया फर्स्ट डे कवर। और उन चिट्ठियों को ना कभी खोला नहीं जाता, बस चिट्ठी के अंदर खाली पेपर को डाल दिया जाता है। मकसद होता है नई स्टैम्प को कलेक्ट करने का, और उसी खाली चिट्ठी को मैंने बताया कि फर्स्ट डे कवर कहा जाता है। बात क्लियर है आपके? अब उस रात जब मैं अपनी चिट्ठियों में उलझ रहा था, तो अपनी सबसे पुरानी फर्स्ट डे कवर्स के बीच में मुझे एक ऐसा कवर मिला जो वहाँ नहीं होना चाहिए था, जो मेरा था ही नहीं। वो कवर वहाँ पर इसलिए था क्योंकि मेरे ग्रैंडफादर को वो चिट्ठी किसी ने लिखी थी। गेल्सबर्ग की बात मैं बता रहा हूँ, ग्रैंडफादर जहाँ पे रहते थे वहाँ पर किसी ने चिट्ठी लिखी थी उन्हें। एनवेलप के ऊपर एड्रेस लिखा हुआ था, तो मुझे पता लग गया कि गेल्सबर्ग में दादाजी को ये चिट्ठी लिखी गई थी। और वो चिट्ठी 18 जुलाई 1894 की थी, तो तब से वहाँ पे रखी हुई थी। पोस्ट मार्क से डेट पता लग जाती है, मैंने आपको बताया। अब मज़े की बात यह है कि चिट्ठी इतने सालों से वहाँ पर पड़ी हुई है, लेकिन फिर भी मुझे उसका बिल्कुल याद नहीं था। इतना टाइम हो गया ना वहाँ पर पड़े हुए, लेकिन फिर भी मुझे उस फर्स्ट डे कवर का बिल्कुल ध्यान नहीं था कि ये भी मेरे पास में है। उस पर 6 सेंट का हल्का ब्राउन स्टैम्प लगा हुआ था, जिसमें प्रेसिडेंट गारफील्ड की तस्वीर थी। नेचुरली जब वो एनवेलप मेरे ग्रैंडफादर के पास में आया होगा, तो वो सीधा उनके कलेक्शन में रख दिया गया होगा। और वो ग्रैंडफादर के कलेक्शन में रखा हुआ था वो चिट्ठी, जब तक मैंने उसे निकाल कर खोल नहीं लिया। अब मेरे हाथ में लग गई ना, तो मैंने खोल लिया था उस चिट्ठी को। अच्छा, मैंने आपको एक बात और बताई थी कि फर्स्ट डे कवर में खाली पेपर को डाल दिया जाता है एनवेलप में। लेकिन उस फर्स्ट डे कवर में अंदर का पेपर खाली नहीं था, उसके ऊपर कुछ लिखा हुआ था। क्या लिखा हुआ था, ज़रा पढ़िए तो, आप और मैं मिलकर पढ़ते हैं। सबसे पहले तो एड्रेस है, उसके बाद में चार्ली। ये चिट्ठी चार्ली को लिखी गई है। चार्ली कौन है? हमारा नरेटर। तो इतनी पुरानी चिट्ठी चार्ली को कैसे लिखी गई? ज़रा सोच के तो देखो। चिट्ठी में लिखा है, मुझे लगने लगा था कि तुम सही हो, फिर मुझे यकीन हो गया कि तुम सच में सही हो। और चार्ली, ये सच है, मैंने 3rd लेवल ढूंढ लिया। मैं यहाँ 2 हफ्तों से हूँ, और अभी स्ट्रीट के नीचे डैली के घर पर कोई पियानो बजा रहा है, और सब लोग घर के सामने के बरामदे में बैठकर सीइंग नेली होम गा रहे हैं। और मुझे नींबू पानी के लिए बुलाया गया है। वापस आ जाओ चार्ली और लाइजा, ढूंढते रहो जब तक तुम्हें 3rd लेवल मिल ना जाए। बहुत अच्छा है यहाँ सब कुछ, ढूंढते रहो, मेहनत करते रहो, इट्स वर्थ इट, बिलीव मी। और दोस्तों, उस चिट्ठी के ऊपर सैम का सिग्नेचर है। अच्छा, जिस स्टैम्प और कॉइन शॉप पर मैं जाता हूँ, वहाँ मुझे पता चलता है कि सैम ने $800 के पुराने स्टाइल के नोट्स खरीदे थे। इतने पैसे उसे एक अच्छा छोटा सा चारा, पशुओं का खाना और अनाज का बिजनेस शुरू करने के लिए काफ़ी होंगे। वो हमेशा कहता था कि वो असल में यही काम करना चाहता है, और वो अपने पुराने काम में वापस बिल्कुल नहीं जा सकता था, ख़ास तौर से 1894 के गेल्सबर्ग इलिनॉय में तो बिल्कुल भी नहीं। अपना पुराना काम वो नहीं करना चाहेगा वहाँ पर। वैसे उसका पुराना काम क्या था? अरे सैम मेरा साइकेट्रिस्ट, दिमाग का डॉक्टर, उसका पुराना काम साइकेट्री ही तो था। तो दोस्तों, आखिर में हम लोगों को क्लियर हो रहा है क्या बात हुई है यहाँ पे। देखो, जो चिट्ठी है ना, वो नरेटर को लिखी गई है, और किसने लिखी है? उसका साइकेट्रिस्ट दोस्त सैम ने लिखी है।
ये वही दोस्त है इसका जो इसको बताता था कि तुम्हारा वहम है, तुम दिन में सपने देख रहे हो, तुम परेशान हो, इस वजह से तुम्हें थर्ड लेवल दिख रहा है। नरेटर को बता रहा था ना। लेकिन फिर सैम चिट्ठी में क्या लिखता है कि यार मुझे भी थोड़ा थोड़ा यकीन होने लगा था कि वाकई में थर्ड लेवल है, और सैम को थर्ड लेवल मिल भी गया। और वहाँ से वो चिट्ठी लिख रहा है नरेटर को, कहता है कि ये बहुत अच्छा है, वाकई में थर्ड लेवल है, और तुम और लॉइजा उसको ढूंढते रहो, इट इज़ वर्थ इट। और इसलिए अब नरेटर और उनकी वाइफ लॉइजा थर्ड लेवल को ढूंढ रहे हैं। दोस्तों, इस कहानी को शुरू करने से पहले एक सवाल था, वो सवाल मैं आखिर में आपसे पूछ रहा हूँ। हैव यू एवर हैड एनी क्यूरियस एक्सपीरियंस विच अदर्स फाइंड हार्ड टू बिलीव? कमेंट में मुझे ज़रूर बताइएगा। और अभी क्लास 12 की इंग्लिश की प्लेलिस्ट आपकी स्क्रीन के ऊपर आ रही है, इसके ऊपर आप क्लिक करो, आपको सारे चैप्टर्स बहुत ही आसान लैंग्वेज में मिल जाएंगे। एक लाइक ज़रूर करिएगा वीडियो को। मिलता हूँ आपसे किसी और वीडियो में। जय हिंद।